प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशंस, यह चैप्टर का यह मैं आपको थर्ड इलिस्ट्रेशन का सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने आपको सेकंड वीडियो बना के दिया था, उस वीडियो में थोड़ा सा मेरे हाथ से एक डायरेक्टर फीस नाम का जो टर्म था उसका सिंबॉलिक मेरे हाथ से थोड़ा सा गलत हो गया था। उसको सिंबल पी चाहिए था, उसके जगह हमारे हाथ से वहाँ एस लिखने में आ गया। तो वहाँ पे सेकंड एग्जांपल में डायरेक्टर जो फीस है उसको जो आपने सिंबल एस किया था उसकी जगह आपको पी करना चाहिए। चलिए, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट लेकिन आंसर वहाँ पे करेक्ट किया गया था, थोड़ा सा सिंबॉलिक ही गलत हो गया था, तो एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। अब ये हम थर्ड एग्जांपल इलिस्ट्रेशन यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले कभी भी गणित को अच्छे तरीके से रीड करने के बाद हमें जो जो चीज़ें आवश्यक होती है रेशियो कैलकुलेशंस करने के लिए और टर्म क्लासीफाई करने के लिए, तो इन जो भी टर्म्स मुझे नया मिलता है उस या फिर को जो डेट है या सेल्स है, इन चीज़ों को हमने पहले अंडरलाइन करना चाहिए, तभी जाके हमको फिर वर्किंग नोट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। इस एक थर्ड इलिस्ट्रेशन यहाँ पे देखिए, उसने बोला है कि XY कंपनी लिमिटेड वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 2012 to the purchase of the business AB partnership firm. Company purchased the business of the firms on 1st April 12. Interest at the rate of 6% per annum was to paid to vendor up to the payment of purchase considerations 1 lakh on 1st September 12. Profit and loss account for the year ended 31st March 2013 as follows. हमने इतना इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, बट इस इंस्ट्रक्शन में हमको क्या क्या महत्वपूर्ण है पहले यह जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ ये ध्यान रख लीजिए कि इन कौन वेंडर है। यहाँ AB पार्टनरशिप यह वेंडर है और XY कंपनी यह परचेसर है। अच्छा, इन दोनों के बीच में परचेस का जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल को, तो इसको आप ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। फिर इसके बाद नए कंपनी को सर्टिफिकेट कब मिल गया इस्टेब्लिशमेंट का, तो वो डेट अंडरलाइन कर लीजिए, तो वो है 1 जुलाई 2012। फिर इन दोनों का ये जो नए कंपनी है उसका ईयर एंडेड कब है, तो वहाँ दिया है 31 मार्च। इस चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे हमको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि उसने ये बोला है कि वेंडर कंपनी को यदि हम परचेस कंसिडरेशन डिले करते हैं तो उन्हें उनका परचेस कंसिडरेशन यहाँ दिया है 1 लाख रुपये, और यदि वो पेमेंट डिले करते हैं तो वो वेंडर हमारे ऊपर या XY कंपनी के ऊपर 6% के अनुसार इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अब इन दोनों का बीच का ट्रांजेक्शन है, देख लीजिए, ये 1 अप्रैल को उनका ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन हुआ, उसी दिन पेमेंट हो गया रहता था, तो इंटरेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन इन्होंने पेमेंट कब पेड किया बोलता, वो 1 सितंबर को। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वेंडर कंपनी है वो वेंडर कंपनी उस परचेसर कंपनी के ऊपर अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक के इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और वो कितने महीने का होगा, देखिए, काउंट कीजिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी 5 महीना, क्योंकि 1 सितंबर को पेमेंट किया, तो 5 मंथ पेमेंट वॉज डिले टू द वेंडर। तो वेंडर फिर आपके ऊपर 5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो होगा इंटरेस्ट, देखिए, 1 लाख के ऊपर एट द रेट ऑफ 6% फॉर 5 मंथ। तो 1 लाख के ऊपर 6% एट द रेट ऑफ 6% फॉर पर एनम, तो हम 5 मंथ का निकलेगा, तो वो निकलता है, कैलकुलेशन जब करेंगे आप 1 लाख के ऊपर 6% और फॉर 5 मंथ के लिए, तो वो आता है 2500। और ये 2500 देख लीजिए, उसने यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में दिया है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये ध्यान हो गया कि ये जो वेंडर इंटरेस्ट आपका 5 मंथ का है, ठीक है। कितने मंथ का है, 5 मंथ का। तो जितना प्री पीरियड का है और बचा हुआ पोस्ट पीरियड का, ये जो मंथ हो गए, आपको वहाँ बाइफरकेट करके वो वेंडर इंटरेस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए हम एग्जाम्पल को आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो ये जो सैलरी, बैड डेट्स,
डोनेशंस। यहाँ ये जो डोनेशंस कंपनी जो है ये थोड़ा सा एक नया पद है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका अनकॉमन एक्सपेंडिचर में आएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ आपको इस एग्जाम्पल में क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। अब नीचे में देखिए, बैड डेब्ट्स टू द टर्म ऑफ ₹1,500 वेयर फ्रॉम द क्रेडिट एक्वायर्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द वेंडर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि बैड डेब्ट्स ये सेलिंग एक्सपेंडिचर होता है, बट सेलिंग एक्सपेंडिचर का रेशो यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ एज गिवन है, क्योंकि उसने बोला है कि जो भी बैड डेब्ट्स है वो बैड डेब्ट्स में से 1,500 ये प्री पीरियड का हो गया, और रेस्ट जितना भी होगा वो पोस्ट पीरियड में चले जाएगा, इसलिए ये एज गिवन में आ जाएगा। आगे में क्या बोला, अब यहाँ पे देखिए, ये बात बड़ी इसलिए यह एग्जाम्पल लिया गया है। उसने बोला देखो कि सेल्स अप टू 30 जून, 30 जून मीन्स अप टू 30 जून मीन्स फ्रॉम अप्रैल टू 30 जून, इट इज प्री पीरियड। तो वो प्री पीरियड का सेल्स कितना है बोलता है, वेयर 3/5 ऑफ द सेल्स, यानी 3/5 सेल्स है बोलता वो, आप किसके, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी उसने बोला है कि ये जो सेल्स है आपका ये यानी कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी जो भी आपका इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो भी सेल्स होगा वो सेल्स के 3/5। तो यहाँ पे यहीं पे दिया दिख रहा है आपको कि यहाँ जो 3/5 का मतलब होता है कि जो 5 हिस्से है ये आपके आफ्टर पीरियड के, कितने हिस्से हो जाएंगे, 5 हिस्से पे हो जाएंगे आपके आफ्टर पीरियड के, उसमें से 3 हिस्से इस पीरियड के। मतलब ये हुआ कि आपका टोटल सेल्स है पार्ट ए 5, 3 और 5 8 पार्ट हो गया। 8 पार्ट में से अब देखिए ये 5 पार्ट है तुम्हारा आफ्टर पीरियड के, इसमें से 3 पार्ट आपका सेल्स प्री पीरियड में हो गया, यानी टोटल कितने पार्ट का सेल्स है आपका, 8 पार्ट का सेल्स है आपका। मतलब इसलिए आपको यहाँ पे जो रेशो निकालना पड़ेगा वो हो गया रेशो आपका सेल्स का 3:5 रेशो निकल जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम जो 3/5 है ये टोटल सेल्स के 3/5 नहीं है, आफ्टर पीरियड के सेल्स के 3/5 है, तो 3/5 है। तो आपका आफ्टर सेल्स का सेल्स मान लीजिए सपोज 5 पार्ट है, तो उसके 3 पार्ट सेल्स ये प्री पीरियड के हैं, इसलिए यहाँ पे अक्सर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए हम इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल पढ़ लिए, हम चलते हैं अभी हमारे वर्किंग नोट में, जहाँ हमको रेशियो कैलकुलेशंस करना है। सबसे पहला हमारा रेशियो आएगा टाइम रेशियो, जो आपका पहले बताया कि ये इनका परचेस ट्रांजेक्शन होता 1 अप्रैल को हो गया था, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक ये हो गया था। तो ये जो हमारा जो रेशियो है टाइम रेशियो, ये आ गया 1 अप्रैल टू 30 जून, ये 3 मंथ का हो गया। उसके बाद में जुलाई को उनको सर्टिफिकेट मिल गया, जुलाई से लेके 31 मार्च तक ये 9 मंथ हो गया, तो ये आपका रेशियो निकल जाएगा 1:1, 1:3। फिर उसके बाद में सेल्स रेशियो देख लीजिए, मैंने बोला था कि ये टोटल आपका आफ्टर पीरियड का सेल्स 5 पार्ट है, तो उसमें से 3 पार्ट आपका प्री पीरियड का हो गया, तो आपका ये 3:5 रेशियो हो गया। और उसके बाद में वेंडर का इंटरेस्ट जो था वो था 5 मंथ का इंटरेस्ट था, कितने महीने का था वो, 5 मंथ का। तो 5 मंथ में से 3 मंथ आपके प्री पीरियड के, तो रेस्ट इज 2 मंथ आपके ये पोस्ट पीरियड के हो जाएंगे, इसलिए वेंडर इंटरेस्ट का रेशियो 3:2 हो गया। ये होने के बाद आपका वर्किंग करने के बाद आपको पहले एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करना है। तो क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले देख ही लीजिए आप, यहाँ पे क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम कभी भी सेल्स रेशियो अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको एस लगाएंगे, जिसका सेल्स रेशियो आपका आ जाएगा 3:5 सेल्स इसको अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद में देखो सैलरी है, सैलरी हमारा स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होता है, तो स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होने के कारण इसको हम टाइम बेसिस पे लगाएंगे। बैड डेब्ट्स आपका इसको कोई रेशियो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एज गिवन आपका आ जाएगा, एज गिवन, तो इसलिए बैड डेब्ट्स को आप कोई जस्टिफाई नहीं करेंगे, कोई सिंबल नहीं लगाएंगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है और डोनेशंस गिवन बाय द कंपनी है, ये दोनों भी एक्सपेंडिचर, ना आपका ये स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ना ही आपकी ये सेलिंग एक्सपेंडिचर है, ये अनकॉमन एक्सपेंडिचर में आएंगे, इसलिए इन दोनों एक्सपेंडिचर को आपको पी लगाना पड़ेगा।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और डोनेशन टू कंपनी। उसके बाद में डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ये टाइम बेसिस पे होता है, इसलिए आपको इसको टी सिंबल करना पड़ेगा। वेंडर इंटरेस्ट का आपका वो मतलब थर्ड रेशो अपन ने निकाल ही लिया है, तो वो रेशो इसको कोई सिंबल करने की आवश्यकता नहीं है। और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये सेल बेसिस पे होता है, सेलिंग एक्सपेंडिचर है, इसलिए आपको एस लगाएंगे। ये सिंबॉलिक करने के बाद हम चलेंगे हमारे एग्जाम्पल के मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कैलकुलेशंस के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कैलकुलेशन में देख लीजिए, सबसे पहले क्रेडिट साइड में हमने ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशो में मतलब एलोकेट कर लिया। आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था उसको 3:5 रेशो लगा लिए, यानी डिवाइड बाय 8 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, और डिवाइड बाय 8 करेंगे इस ग्रॉस प्रॉफिट को और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके आगे जो भी स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है आपके, जिसको हमने टी सिंबॉलिक किया, वहाँ सिर्फ 2 ही टर्म थे हमारे, एक सैलरी और एक डेप्रिसिएशंस। तो इसको हमने यहाँ पे सैलरी ले लिया और डेप्रिसिएशंस ले लिया, इन दोनों का एडिशंस कर लिया और इनको ये 1:3 रेशो में अलोकेट कर लिया। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंडिचर का सिंबॉलिक सिर्फ एक ही था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसको भी आप सेल्स रेशो में अलोकेट कर लेंगे, जो कि 3:5 रेशो में अलोकेट कर लेंगे सेलिंग एक्सपेंडिचर को। उसके आगे अनकॉमन एक्सपेंडिचर आपके देख लीजिए कि अनकॉमन एक्सपेंडिचर यहाँ 2 बताए थे हमने कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर और डोनेशंस, तो इनको भी आपने डायरेक्ट पोस्ट पीरियड में लिख देंगे अनकॉमन एक्सपेंडिचर। नीचे में देखो बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट को हमने देखिए एज गिवन दिया है, क्योंकि उसने पहले बोला गणित के अंदर आपको दिया है कि टोटल वॉज बैड डेब्ट्स 8,000, आउट ऑफ 1,500 इट इज रिलेटेड टू द प्री पीरियड, सो रेस्ट इज 6,500 रिलेटेड योर पोस्ट पीरियड। सो यहाँ हमने ये भी लिख लिया आपको। उसके बाद में वेंडर इंटरेस्ट, ये हमारा वेंडर इंटरेस्ट 5 मंथ का था, तो 5 मंथ का होने के कारण आपके गणित में वो 2,500 दिया था। यहाँ देखिए 2,500 दिया था गणित में आपको वेंडर इंटरेस्ट, तो ये 2,500 ये आपका 5 मंथ का था। तो ये 5 मंथ को आपने जो रेशो निकाल लिए थे हम लोगों ने 3:2, तो इस रेशो में अलोकेट करेंगे इसको, यानी 2,500 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आपका इस मतलब प्री पीरियड में आ जाएगा और वर्स 1,000 ये पोस्ट पीरियड। अच्छा, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ देखो, अभी इस एग्जाम्पल में डेबिट साइड की ये यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल सरप्लस मतलब क्रेडिट बैलेंस है, जो कि यहाँ पे यानी डेबिट की जो टोटल करेंगे हम ये वाले, तो ये आपका ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन पोस्ट पीरियड में क्या हुआ कि पोस्ट पीरियड में आपके एक्सपेंसेस सरप्लस है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपका का टोटल कम आ रहा है और ये जो टोटल है आपकी ये टोटल ज़्यादा आ रही है 34,500। इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये नेट लॉस निकल रहा है, यानी यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है और प्री पीरियड के लिए क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इसलिए तो ये लॉस निकलता है पोस्ट पीरियड के लिए और प्री पीरियड के लिए आपका ये प्रॉफिट निकलता है। इस प्रकार से ये हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। मैं इसके आगे भी जितने भी और 2-3 एग्जाम्पल का और वीडियो रहेगा आपको, लेकिन ये जो कोई भी एग्जाम्पल में कॉमन नहीं भेजने वाला हूँ, क्योंकि हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ अलग रहेगा। तो वैसे ही एग्जाम्पल आपके और 2-3 आने वाले हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।